हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पोइम हमारी फेमस पोइम थी जो थॉमस क्रे की एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड के जो लास्ट स्टैंजा हैं उनकी स्टडी करते हैं। फार सम विलेज हेम्पनन दैट विथ dauntless breath the little tyrant of his fields withstood some mute inglorious Milton here may rest some Cromwell guiltless of his country's blood। अब यहाँ पर जो पोइट है वो कह रहा है कि सम ब्लेस हेम्पटन, कि जो जॉन हेम्पटन रहा था जिसने कि एक टैक्स के खिलाफ चार्ल्स जो वहाँ का किंग था उसके लिए आवाज़ उठाई थी कि इस टैक्स को ना बढ़ाया जाए और उसको बाद में इसके लिए सजा भी हुई। तो इस तरह का डॉन्टलेस का मतलब है एक तरह से निर्भय होना, एक तरह से फियरलेस होना। प्रेस का मतलब है हार्ड होना, ठीक है। तो यहाँ पर पोइट कह रहा है कि हो सकता है कुछ विलेज के जो लोग हैं वो हेम्पटन, जो जॉन हेम्पटन था जिसने उस समय उस राजा के चार्ल्स फर्स्ट के खिलाफ आवाज़ उठाई, तो उसी की तरह इनमें से भी कोई हो सकता था। दैट विथ डोंटलेस फियर, उनमें भी इसी तरह की फियरलेस हार्ट भी होगा। द लिटिल टायरेंट ऑफ हिज फील्ड्स विद, हो सकता है लिटिल टायरेंट ऑफ हिज फील्ड्स, जो उसके खेतों में जो जमींदार हैं, जो सामंत लोग हैं, जब उसे परेशान करते तो हो सकता है उसने भी उन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाई होगी। विथस्टूड मतलब उनके सामने खड़ा हुआ होगा। टायरेंट का मतलब होता है क्रूर। सम म्यूट इनग्लोरियस मिल्टन हेयर मेरर्स, हो सकता है म्यूट को चुपचाप रहने वाले इनग्लोरियस जो प्रसिद्ध ना हुए हैं वो मिल्टन की तरह वो भी यहाँ पर आराम कर रहे हो सकता है इन विलेज के लोगों में कोई जॉन हेम्पटन भी बना होगा, किसी में इस तरह की भी क्वालिटी होगी, किसी में मिल्टन जो पोइट का जो फेमस इंग्लैंड के पोइट हैं उसकी तरह भी क्वालिटी होगी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी पैराडाइज लॉस्ट लिखी और भी कई सारी फेमस एपिक लिखी हैं। तो हो सकता है उनकी तरह भी यहाँ पर वो लोग हो, उनमें वो क्वालिटीज़ हो जो क्वालिटी इन लोगों में है, उन्हीं की तरह ये भी फेम प्राप्त करती यदि इनको इस तरह का मौका मिलता तो। सम क्रोमवेल गिल्टलेस ऑफ हिज कंट्रीज ब्लड, और कुछ जो क्रोमवेल है जिसने भी क्या है चार्ल्स फर्स्ट के खिलाफ आवाज जाके और अपने सीनेट का हेड भी बनता है। तो ये बोल रहा कुछ लोग जिन्होंने गिल्टलेस होकर निर्भय होकर अपने देश के लिए अपने देश की लड़ाई के लिए अपने देश के जो खून है उनकी तरह से भी महान देशभक्त हो सकता था। जिस तरह से जो क्रॉमवेल थे उसने चार्ल्स फर्स्ट को मारकर फिर राजगद्दी हासिल की थी, अपने किसी भी कंट्री के मैन को खून के हाथ का दब्बा अपने हाथों पर नहीं, मतलब किसी भी अपने कंट्री के जो लोग हैं उनमें किसी की हत्या नहीं की, बिन राजा को मार कर ही उसने राजगद्दी हासिल की थी। तो इस तरह से जो पोइट बोल रहा है कि अगर इन लोगों को भी इस तरह का मौका मिलता तो वो भी अपने गुणों को, अपने वर्च्यूज़ को अदर लोगों के सामने दिखाते, जैसे हेम्पटन ने दिखाई, जैसे मिल्टन ने दिखाई और जैसे क्रॉमवेल ने दिखाई। द अपलॉज ऑफ लिसनिंग सीनेट टू कमांड द थ्रेड्स ऑफ पेन्स एंड ड्यून टू डिस्पाइज to scatter plenty over smiling land and read their history in a nation's eyes। अब यहाँ पर पोइट बोल रहा है कि अपलॉज का मतलब है प्रशंसा होना, या डोंटलेस का मतलब है फियरलेस। इसी तरह यहाँ पर अपलॉज का मतलब है फेम। अपलॉज ऑफ लिसनिंग सीनेट टू कमांड, इनमें से कई सारे लोग तो होते थे जब सीनेट में बैठकर वो चुनते और वहाँ जाकर वो कमांड देते, ऑर्डर देते, तब उस ऑर्डर की वाही होती तो भी ऐसी प्रसिद्धि को गेन करते यदि उनको मौका मिलता तो। द थ्रेड्स ऑफ पेन्स एंड ड्यून टू डिस्पाइज, और जो धमकी थी उपस्थित जो जनसमूह को वो आकर्षित भी करते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके क्योंकि वो अपने देश की संसदों में जा ही नहीं सके, वहाँ चुन के ही नहीं जा सके, तो फिर कैसे अपनी कंट्री के लोगों के लिए वो कमांड करते और कैसे फेम गेन करते। थ्रेड्स ऑफ पेन्स, और जो धागे हैं, जो मतलब उसके दर्द के और बर्बादी है, जो उन चीज़ों से वो क्या हो गए, तिरस्कार हो गए। टू स्कैटर, जो फैल गई, पेलेंटी ओवर, पर्याप्त मात्रा ओवर स्माइलिंग लैंड, इस हंसती खेलती चीज़ों पर वो फैल गई। उन्होंने क्या किया, यहाँ पर पोइट बोल रहा है कि वो
जो चीज़ उन्होंने फेस की, जो ऑपरेशन, जो खतरनाक, जो क्रूर शासक थे, द थ्रेड्स ऑफ पेंस, तो वो उनका विरोध भी करते एंड यूज उनको बर्बाद करने की भी कोशिश करते और उनका तिरस्कार भी करते। और इस तरह से अब पूरी धरती पर वो स्माइल फैलाते अगर उनको मौका मिलता, और वो आगे जाकर इस पूरी एक हिस्ट्री बनाते अपने नेशन की आंखों में, धन दौलतता फैलाते, एक धनी देश बनाते अपने कंट्री को यदि उनको मौका मिलता। तो इसको दोबारा मैं करती हूँ कि द अप्लॉज ऑफ लिसनिंग सीनेट टू कमांड, कि उनको भी प्रशंसा होती जब वो सीनेट में बैठकर कमांड देते, उनके भी जनप्रतिनिधियों को आश्चर्य होता, उनकी भी वाहवाही की जाती जनता के द्वारा, जब जनता के लिए वो सीनेट में बैठकर सांसदों के सामने अपनी बात को रखते। ठीक है। द थ्रेड्स ऑफ पेंस एंड ड्यून्स टू डिस्पाइस, और थ्रेड्स ऑफ पेंस एंड ड्यून, वो जो क्रूर शासक हैं, वो जो दर्द देते हैं उन और जो बर्बाद करते हैं, उसका भी वो क्या करते हैं, डिस्पाइज करते, उसको तिरस्कार करते, उसकी अवहेलना करते और उस चीज़ के लिए, अपनी राइट के लिए वो लड़ते। ठीक है। टू स्कैटर, और फैलाते प्लेंटी ओवर स्माइल लैंडिंग, और जो ये धन धान वाला और जो हंसता खेलता जो हमारा देश है, जो भूमि है, उसके ऊपर वो खुशियाँ बिखेरते, उसको धन धान्य से पूरा करते एंड रीड, और उनको पढ़ा जाता है एक इतिहास के तौर पर राष्ट्र की आंखों में, मतलब राष्ट्र की जनता भी उनको प्रे करती, उनकी बढ़ाई करती और एक गुड फेम नाम वो अपना इस कंट्री में पाते। लेकिन वो ऐसा तभी पाते जब उनको इससे रिलेटेड मौका मिलता और वो कुछ कर पाते अपनी कंट्री के लिए। Dear Lord forbade, nor circumscribed alone their growing virtues, but their crimes confined, forbade to wait through slaughter to a throne, and shut the gate of mercy on mankind. यहाँ पर पोइट बोल रहा है, Dear Lord forbade, उनको मना कर दिया जाता, उन्हें किसी भी काम का अवसर नहीं जाता। फॉरवर्ड मतलब मना कर दिया जाता, उनको किसी भी काम का अवसर नहीं दिया गया। फॉरवर्ड मना करना, ठीक है। डिस्पाइस तिरस्कार करना, हेट करना, घृणा करना, ठीक है। तो डियर लॉर्ड फॉरबिड, उनको हर चीज़ के लिए मना कर दिया जाता, उनको कोई भी अवसर नहीं दिया जाता। नॉर सरकमस्क्राइब्ड अलोन, और उनको अकेले तक ही सीमित कर दिया, मतलब अपने एरिया तक ही उनको सीमित कर, ना केवल उनको सीमित कर दिया बल्कि उनकी बढ़ते हुए गुण भी सीमित हो गए। न केवल उनको खुद को सीमित कर दिया बल्कि उनके गुणों को भी सीमित कर दिया। और बट देयर क्राइम कन्फाइंड, और उनके जो जो अपराध भी थे वो भी सीमित हो गए। ना तो उनको अपने गुणों की वृद्धि करने का अवसर दिया, न ही उनको अपने जो अपराध हैं उनको बढ़ाने का मौका मिला। तो कन्फाइंड सीमित होना, और सरकमस्क्राइब्ड का मतलब भी सीमित होना। फॉर बेड टू बेड थ्रू स्लॉटर टू ए प्रा, और उनको इस चीज़ के लिए भी मना कर दिया। बेड मतलब पास, उस चीज़ के लिए भी वो गुजर नहीं पाए कि स्लॉटर मतलब वो किसी राजा को मारकर जब सिंहासन प्राप्त करे, उनको इस तरह का भी मौका नहीं मिलेगा। एंड शट द गेट्स ऑफ मर्सी ऑन मैन का, और उनके लिए तो दया और सहानुभूति के जो द्वार थे वो बंद हो गए, जो मानवता के प्रति उनके थे। उनके अगर वो इस दुनिया को, इस मानवता को एक नई पहचान देते यदि उनको मौका मिले, ना तो उनको क्राइम करने का मौका मिला, ना ही उनको अपनी क्वालिटी को डेवलप करने का मौका मिलता है। द स्ट्रगलिंग फेंज ऑफ conscience truth to hide, to quench the blushes of ingenious shame, or heave the shrine of luxury and pride with incense candles at the muse flame। अब यहाँ पर बोला है वो उन्होंने अपने लिए लड़ाई, अपने इस ट्रुथ को, कंसेंस ट्रुथ, इस सच्चाई को छुपाना, मतलब इस कंसेंस का मतलब तुमको इस चीज़ की चेतना है, तुम चेतन हो, तुम्हें इस बात की पहचान है, तुम इस बात को जानते हो और फिर भी इस बात को तुम छुपा रहे हो। उस बात को छुपाने के लिए वे क्या करते हैं, हार्ड परिश्रम करते हैं, कोशिश करते हैं। टू क्वेंच द ब्लसेज ऑफ इंजीनियस सेम, उन्होंने छुपा लिए, उन्होंने बुझा दिए जो शर्म थी, जो लज्जा थी, जो स्वतंत्र और निष्कपट जो उनकी लज्जा थी। क्वेंच मतलब उसको भी उन्होंने छुपा दिया, उसको भी उन्होंने एक तरह से छुपा दिया, उसको भी अपने अंदर की जो स्वतंत्र और जो सहानुभूति थी। इंजीनियस मतलब होता है फ्रैंक और फ्री होना, किसी चीज़ का फ्रैंक और फियर, जो उनकी सेम थी, जो लाज थी, वो भी उन्होंने छुपा दी। और ही विद द श्राइन ऑफ लग्जरी एंड प्राइड विद इंसेंस कैंडल, और उन्होंने
ढेर लगा दी। जो 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 अमीरी और जो गर्व है वो उनके चारों तरफ ढेर लग गए। और जो लोग गरीब, जो लोग अमीरी में रहते हैं और वो अपने गर्व और अपनी विलासता के आगे किसी को नहीं समझते हैं, ये लोग अपनी विथ इंसेंस किंडल्ड एट द म्यूजियम, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी भेंटों के द्वारा मोमबत्ती जो अज्वाला है, जो कवि की जो भावना है अंदर की, जो चीज़ वो इकट्ठा करना चाहते थे, उस चीज़ को भी उन्होंने बता दिया है। कि कहने का मतलब ये है कि जो महान और जो लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो चाहे उनको लिए चाहे कैसा भी काम हो, चाहे वो अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो, उस काम को करना वो मानते हैं, उनको ये काम करना चाहिए, उस काम को वो करते रहते हैं। और जो गरीब लोग हैं, ना तो वो नीच काम कर सकते ना ही वो बढ़ पाए, उनके लिए दोनों काम बंद हो गए। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता, जो ईमानदारी है, उसको कभी भी नहीं कहा, ना ही कभी बड़े लोगों की चापलूसी में कोई किंडल मतलब जलाई, कोई मोमबत्तियाँ वगैरह जलाई। तो जो बड़े लोग होते हैं उनके पास में उनकी जो लग्जरी और जो गर्व है, उसके नीचे उनके सभी वर्चू छुपे होते हैं, उनके ढेर के नीचे छुपे होते हैं। और उसके बावजूद भी वो एक ईमानदारी की मिसाल दुनिया को दिखाने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली में इसमें पोइट बोलता है कि वो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, उनको अगर वो गलत भी काम करते तब भी उनको इस काम का रिग्रेट नहीं होता है। तो यहाँ पर पोइट उसी बात को बोल रहा है कि विथ इंसेंस, अपनी भेंटों के द्वारा वो म्यूजिक की जो फ्लेम, म्यूजिक देवता है, उसकी फ्लेम को जलाते रहते, किंडल्स मतलब उसको जलाते रहते हैं। और कहाँ से चमक निकलती है उसके मंदिर की, लग्जरी और प्राइड से, वहाँ के जो ढेर है वहाँ की जो चमक से वो अपने जो देवता है उसको जलाते रहते हैं। ट्रू सेंस में वो अपने नीच कारणों को छुपाते रहते हैं। Far from the madding crowd is ignoble strife, the dear sober dishes never learn to stay. Along the cool sequestered wheel of life they kept the noiseless tenor of their way. फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, ये थॉमस हार्डी है, उसकी नॉवल की पहली लाइन है ये। उनकी नॉवल का एक नाम है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। अब यहाँ पर जो पोइट है, जो 3 स्टेंजा हमने स्टडी किए थे, उनमें भी वो कंट्री लाइफ की और जो ये अर्बन लाइफ का कंपैरिजन करता है, वहाँ के लोगों की कंपैरिजन करता है। और इन स्टेंजा में भी वो वही करता है, वह इन स्टेंजा में भी उन दोनों जगह, चाहे विलेज के लोगों की और अर्बन जो लोग हैं उनका कंपैरिजन भी करता है। फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड इग्नोबल स्ट्राइप, यहाँ पर बोल रहा है कि दूर, एकदम बहुत दूर, जो पागलों की तरह भीड़ इकट्ठा हुई है, जो शहरों में होती है, उनकी इग्नोबल नीच स्ट्राइव होते हैं, झगड़े, उनके नीच झगड़े। देयर सोबर विशेज नेवर लर्न टू स्टे, और जो ग्रामीण लोग हैं उनकी विनम्र इच्छा है नेवर लर्न टू स्टे, उन्होंने तो इन चीज़ों से दूर रहना ही, उन्होंने तो इन चीज़ों की तरफ, मतलब वो जो लोग हैं उन्होंने इन चीज़ों की तरफ नहीं मुड़े, बल्कि वो न्याय के लिए मुड़े। स्टे का मतलब यहाँ पर शहरी लोगों से के लिए लिया कि वो लोग तो अपने लिए, अपनी इच्छाओं के लिए न्याय से दूर हो गए, लेकिन जो ग्रामीण लोग हैं उनकी इच्छाएं वहाँ तक सीमित हैं, वो उसी न्यायपूर्ण जीवन में रहना चाहते हैं। अलोंग द कूल सुकस्टर बेल ऑफ लाइफ, उनकी जो लाइफ है वो अलग है, वो शांत है, एक घाटी की तरह शांत लाइफ है उनकी। जो यहाँ पर सुकस्टर का मतलब है अलग लाइफ है, बेल ऑफ लाइफ मतलब फुल ऑफ, इतनी पीसफुल लाइफ है जितनी की घाटी होती है। और वो देख के द नॉर्दर्न स्टैंड ऑफ द लाइफ, और फिर पूरी लाइफ इसी तरह शांति में अपनी जीवन यात्रा अपने रास्तों पर चलते रहते हैं, दूर दुनिया की भीड़ भाड़ से दूर वो शांति में रहते हैं। तो यहाँ पर पोइट बोल रहा है कि किस तरह से कि जो पुअर लोग होते हैं उनकी लाइफ में पीसफुल होता है, शो ऑफ नहीं होता है, उनमें जो फीलिंग्स हैं वो भी ट्रू फीलिंग्स होती हैं। तो यहाँ पर पोइट बोल रहा है किस तरह से वो लोग अपनी सिर्फ फिजिकल नेसेसरीज के लिए वर्क करते रहते हैं और पागलों की तरह वर्क करते रहते हैं। और वो जहाँ पर पोइट बोलता है कि किसी तरह से वो अपनी पीस ऑफ माइंड को, जो विलेज में रहने वाले लोग हैं वो इसको एंजॉय करते हैं, वो किसी भी तरह का स्ट्रगल फ्री होकर अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। और अपने आप को जो टेंशन और जो स्ट्रगलिंग
मेन अननेसेसरी स्ट्रगलिंग जो कि अर्बन सोसाइटीज़ में पाया जाता है वो यहाँ पर विलेज सोसाइटी में नहीं पाया जाता है। वो एटमॉस्फेयर का फ्री फ्रॉम रहते हैं हसल वसल ऑफ द क्राउड से और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। ये टेबन दीज बॉन्स फ्रॉम इंसल्ट टू प्रोटेक्ट हो सकता है ये जो हड्डियाँ हैं उनकी इस इंसल्ट से प्रोटेक्ट भी की गई है। मतलब यहाँ पर उन लोग गरीब लोगों की बात की गई है। सम फ्रेल मेमोरियल स्टिल इरेक्टेड हाई, कुछ फ्रेल मतलब कुछ छोटे मोटे मेमोरियल स्मारक भी स्टिल इरेक्टेड उनको बना दिया गया, उनको मेड कर दिया गया यहाँ पर विथ अनकाउंट राइम एंड शेपलेस स्कल्पचर डेकोर इम्प्रोव द पासिव ट्रिब्यूट ऑफ साइंस। अब यहाँ पर पोइट बोल रहा है कि उनकी जो उनके बोन है जो यहाँ पर होने कहने का मतलब है वो लोग भी ऐसा नहीं है कि गरीब लोग हैं तो उन्होंने अपने मरने के बाद में स्मारक नहीं बनाया। तो यहाँ पर पोइट बोल रहा है ये दीज बोन्स फ्रॉम इंसल्ट टू प्रोटेक्ट, ये कुछ हड्डियाँ हैं उनकी वो भी अपनी इंसल्ट से अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहती हैं। उनकी भी जो मरने पर कुछ स्मारक इरेक्टेड होते हैं, कुछ स्मारकों को बनाए जाते हैं जिन पर कुछ अनकाउंट राइम्स होती हैं, कुछ ग्रामीण कवियों के द्वारा ही लिखी टूटी फूटी अशुद्ध राइम्स होती हैं, कविताएं होती हैं और शेपलेस स्कल्पचर डेकोरेटेड और कुछ शेपलेस जिनकी कोई ऐसी पर प्रॉपर शेप ना हो के वो भी छोटी मोटी मूर्तियाँ छोटे मोटे चिन्ह यहाँ पर होते हैं डेकोरेटेड, उनको भी बनाया जाता है। एम्प्लोर द पासिंग ट्रिब्यूट ऑफ, जैसे एम्प्लोर मतलब लालायित रहते हैं, लालायित रहते हैं वो भी एक जो उनके पास से गुजरते हैं जब लोग गुजरें तो वो भी सहा करके आहा करके उनको भी श्रद्धांजलि दें, ऐसा वो चाहते हैं। वो इस बात को भी चाहे गरीब लोग हो चाहे अमीर लोग हो सभी चाहते हैं कि मरने के बाद में उनको याद किया जाए। ये बात सच है कि हम इस बात को जानते हैं कि हमें मरने के बाद याद नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी ये पोइट बोल रहा है कि हमारी एक इच्छा रहती है, एक आत्मा रहती है जो हमें बार बार चाहती है कि हम अपने इस वर्ल्डली एटमॉस्फेयर में रहें। देयर नेम देयर ईयर्स स्पेल्ड बाय द अनलेटर्ड म्यूज। अब यहाँ पर पोइट बोला है उनके नाम को उनके सालों को स्पेल्ड जो अनलेटर्ड जो अनपढ़ जो म्यूज होता है जो कवि होता है वो नोट करता है उसके द्वारा कहे जाते हैं द पैलेस ऑफ फेम एंड एलिजी सप्लाई। और ये एक स्थान उनकी प्रसिद्धि और दुख का बन जाता है। एंड मैनी और ये हॉलीडे उस पर कभी कभी एक पवित्र ग्रंथ शब्दांश भी लिख दिए जाते हैं। अराउंड से स्ट्यू का मतलब है बिखेरना। स्ट्यू यहाँ पर पोइटिक जो कवि होता है ग्रामीण उसके लिए बुलाया कि वो भी अपनी टैलेंट को यहाँ पर बखेरता है, कुछ हॉली टेक्स्ट लिख के, कुछ उसकी फेम में कुछ एक दो लाइन लिख के, एक लंबा चौड़ा एपिलॉजी ना लिख के बल्कि एक शॉर्ट फॉर्म में लिख के उनकी बात को उनकी लाइफ को उनकी स्ट्रगलिंग फेज को बताने की कोशिश करता है। और दैट टीच द रस्टिक मॉरल्स टू डाई, और एक इस बात को भी बताता है कि अगर इस संसार में हम आए हैं तो हमें जाना ज़रूरी है और हम इस बात को चाहते भी हैं, इस बात को एक्सेप्ट भी करते हैं कि हमें मरने के बाद में याद किया जाए, हमारी याद बनी रहे। हर इंसान इस बात को चाहता है और उसको याद भी किया जाए। छोटी छोटी बातें मैं कुछ भी छोटे छोटे वर्ड्स यहाँ पर लिख देते हैं पोएट। इससे जो ग्रामीण लोग हैं उनको भी सिंपैथी मिलती है कि उनके जो पूर्वज हैं जो फोर फादर्स हैं उनके लिए कुछ उन्होंने किया। स्पिरिचुअल एक तरह से कंसोलेशन मिलती है उनको और दे इंस्पायर होते हैं कि वो मरने के बाद भी अपने उससे मिल सकते हैं। फॉर हु टू डम फॉरगेटफुलनेस ए प्रे दीज displeasing anxious being ever resigned left the warm presence of the fearful day nor cast one longings lingering look behind। तो यहाँ पर पोइट बोल रहा है कि कोई भी आदमी मरने के बाद में भूलना नहीं चाहता, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब, वो चाहता है कि वो उसे याद किया जाए। दिस प्लीजिंग एंशियस बीइंग एवर रिजाइंड, हो सकता है ये अनोखी चिंता जो हमें मरने के बाद में फील होती है कि हम मर जाएंगे तो हमें कोई याद नहीं किया, तो वो ये बात जो गरीब लोग हैं वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, इस चीज़ को फुलफिल करते हैं। लेफ्ट द वन परसेंटेज ऑफ द चीयरफुल, और हम यहाँ पर छोड़ जाते हैं अपने जीवन के प्रसन्न चिन्हों की सीमा छोड़ जाते हैं। नॉर कास्ट वन लॉन्गिंग,
ना केवल हमारी ललक होती है बल्कि हम पीछे की तरफ देखना भी चाहते हैं, हम पीछे की तरफ मुड़कर देखना भी चाहते हैं, पीछे की तरफ मुड़कर रुकना भी चाहते हैं। तो यहाँ पर पोइट बोल रहा है चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने जीवन के जितने भी हैप्पी मोमेंट उसने स्पेंड किए हैं अपनी लाइफ के, उनको तरफ देखना चाहता है, उनको वो देखता है और इस बात से वो उसको अच्छा भी लगता है। लेकिन उसकी देह मृत्यु की चली जाती है, लेकिन फिर भी उसकी जो जो सोल है वो पीछे की तरफ लटक कर उन चीज़ों का अनुभव लेने की कोशिश करती है। वो उस चीज़ को, उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता।